वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम यूनिट 3 का वन शॉट करेंगे। आज का ये पार्ट 1 है इसका। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो भी लास्ट ईयर आए हुए हैं 5 सालों में, वो मैं आपको सारे कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप ये वन शॉट कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये यूनिट थोड़ी लंबी है इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में है, और इसके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो मैं सारे कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका सिलेबस है। इसमें नॉर्मली इटरेशंस एंड लूप्स के बारे में है और नॉर्मली आप एरे स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरे होता क्या है? Array is a collection of similar type of data item and each data item is called the element of an array. Array क्या है? कलेक्शन है एलिमेंट्स का, पर कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए। या तो सारे एलिमेंट int टाइप के हों, सारे एलिमेंट char टाइप के हों, सारे फ्लोट टाइप के हों, यानी कि सबका टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है। और हर एक एलिमेंट को हम जो होता है, हर एक डेटा आइटम को यहाँ पे हम एलिमेंट कहते हैं। द डेटा टाइप ऑफ एन एलिमेंट मे बी वैलिड टाइप इंट कैर फ्लोट, कुछ भी हो सकता है। द एलिमेंट ऑफ एन एरे शेयर द सेम वेरिएबल नेम, यानी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सबका नाम सेम होता है, पर सबका जो है डिफरेंट इंडेक्स नंबर होता है, उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप एक डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम लिखेंगे, फिर साइज़ लिखेंगे। जैसे इंट A5, ये आपकी एक एरे है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इसे बोलते हैं हम इंडेक्स, ठीक है, या फिर सबस्क्रिप्ट। हर एक एलिमेंट का जो नेम है A, सबका A ही है, पाँचों का, लेकिन सबका इंडेक्स नंबर इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ठीक है। और दूसरा कि कैसे पता चलता है ये वन डायमेंशनल है, जिसमें एक ही वो होगा, यानी कि रो ही है सिर्फ, तो इसलिए वन डायमेंशनल है। अब इसमें एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे? A3 का मतलब थर्ड एलिमेंट नहीं, थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो क्या है? 11। A1 पे मतलब पहला एलिमेंट नहीं, जो पहले इंडेक्स है वो क्या है? 9, क्योंकि यहाँ इसका इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है? 0 से, यानी कि अगर पहला इंडेक्स इसका मतलब है सेकेंड एलिमेंट, एक आगे बढ़ के। ठीक है, ये समझ आया आपको? अब आगे चलते हैं। इसके बाद होता है, देखो कि एक एरे में, वन डायमेंशनल एरे में इनपुट कैसे लेते हैं और प्रिंट कैसे कराते हैं। सपोज एक एरे लिया A, जिसका साइज़ कितना है? 5, यानी कि 0 1 2 3 4, ये एक एरे है। आपने एक I वेरिएबल लिया, इसको इनिशलाइज किया आपने, एक सेकेंड मैं कोई और वो ले लेती हूँ, 0 से। आपने इनिशलाइज किया 0 से, 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो A0 पे आपने कोई भी वैल्यू यूज़र से इनपुट करा ली। इसको कराने के बाद आप क्या करेंगे? I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 क्या छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू, तो A1 पे आप कोई वैल्यू इनपुट करा लोगे। इनपुट कराने के बाद आप I की वैल्यू हो गई 2। 2 क्या छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू, तो A2 पे आप कोई वैल्यू इनपुट करा लोगे। कराने के बाद फिर से I की वैल्यू क्या हो गई? 3। 3 क्या छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू, तो A3 पे आप कोई वैल्यू इनपुट करा लोगे। आप सिमिलर भी करा सकते, कुछ भी करा लो। I की वैल्यू फिर इंक्रीज़ हो गई 4। 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक इनपुट करा ली। फिर I की वैल्यू आपने कर दी 5। 5 क्या छोटा होता है 5 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो रुक गए, यानी कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ चले जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो फिर इनपुट ले लेंगे, फिर दोबारा से। इस तरह से ये लूप चलता है। अब आपने जो वैल्यू इनपुट कराई है उसे प्रिंट करने के लिए क्या ऑप्शन है? I की वैल्यू फिर से क्या इनिशलाइज हो गई? 0 से। 0 छोटा होता है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो A0, इसका मतलब है A0 पे क्या वैल्यू पड़ी है? 7। 7 आपने प्रिंट करा दी। प्रिंट करने के बाद क्या लिखा है? \T, यानी कि एक और दूसरे वेरिएबल के बीच में एक टैब का स्पेस आ जाएगा। इसको करने के बाद I की वैल्यू आप क्या करोगे? फिर से 1। 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो A1 पे क्या है? 9। 9 प्रिंट हो गया और टैब की वजह से एक स्पेस आ गया। फिर I की वैल्यू हो गई 2। 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो A2 पे
आपने जो ए ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है 71, उसे प्रिंट कर दिया और ये टैब की वजह से जो स्पेस है वो रह गया, यानी कि एक स्पेस आ गया। अब स्पेस के बाद आई की वैल्यू आपने क्या करी 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 3 पे क्या पड़ा है 9 प्रिंट कर दिया। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू आपने 4 करी, यहाँ से लिख देती हूँ 3 और यहाँ 4 करी। अब 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 4 पे क्या पड़ा है 79 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू हो गई 5 से छोटा नहीं होता, आपका लूप रुक गया। तो ये कोड है इनपुट लेने के लिए, ये कोड है प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। अब जब आपको ये चीज़ समझ आ गई तो अब आगे दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द इवन एंड ऑड नंबर इन एन एरे। तो आपने एक एरे लिया जिसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं 5, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ठीक है। आपने एक वेरिएबल लिया आई, एक वेरिएबल लिया इवन जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एक वेरिएबल लिया ऑड जिसको इनिशियलाइज कर दिया आपने 0 से। प्रिंटफ एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द एरे बैकस्लैश यानी कि इनपुट नेक्स्ट लाइन में लोगे। और ये कोड किस लिए है, यूज़र से इनपुट कराने के लिए। अभी आपने सीखा तो इसकी मदद से आपने कोई भी एलिमेंट इनपुट करा लिए, ठीक है। 6 आपने ये कराए, कराने के बाद आपने क्या करा, आई की वैल्यू क्या करी इंक्रीज। अब यहाँ पे इतना आप कर चुके हो, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ स्टार्ट करोगे। आई की वैल्यू क्या हो गई 0 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होते ही ए ऑफ 0 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा है 9 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। जब 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। देखो 2 4 जा 8, बचा क्या 1, तो यानी कि 1 जो है इक्वल नहीं होता 0 के। कंडीशन फॉल्स होते ही ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा, ये वाला पोर्शन चलेगा, यानी कि ऑड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको होने के बाद आई की वैल्यू फिर से क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। आई की वैल्यू हो गई 1 छोटा है क्या आपका 5 से, कंडीशन 2, तो ए ऑफ 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा 11 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो क्या ये पूरा कट जाएगा, नहीं आएगा 1, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, यानी कि ऑड प्लस प्लस, ठीक है। अब इसी तरह से आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ होगी। आई की वैल्यू हो गई 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 13 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। जब 2 को 13 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12, बचा 1 क्या 0 के इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स होते ही आपका क्या होगा, ये वाली इवन वाला पोर्शन नहीं चलेगा, ऑड वाला पोर्शन चलेगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी 3। क्या 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 3 मॉडुलस 2। ए ऑफ 3 पे क्या पड़ा है 15 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। 2 7 जा 14, 7 बार चल गया, एक रिमाइंडर बचा, तो क्या A1 0 के इक्वल होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। आपको पता है कि मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर देता, ऑड प्लस 4 हो गया। 4 होने के बाद फिर से आप क्या करोगे, आई प्लस आई की वैल्यू 3 की जगह क्या हो गई 4 5 से छोटा था, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ए ऑफ 4 पे क्या पड़ा है आपका 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होता है। 2 को 2 3 जा 6 पूरा कट जाएगा, 0 होता है, यानी कि इवन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद आई की वैल्यू आप क्या करोगे 5। क्या 5 से छोटा होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स होते ही इस फोर लूप से बाहर। कितने इवन नंबर हैं आपके 1, और ऑड कितने हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, दोनों चीज़ आ जाएगी। तो ये इवन एंड ऑड फाइंड आउट करने का आपका तरीका है, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है, आपने प्रिंट करा दे कितने इवन नंबर, परसेंटाइल डी, क्योंकि इवन और ऑड दोनों प्रिंटफ इन टाइप के हैं। बैकस्लैश n किस लिए लगाए, ताकि जो ऑड नंबर प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन में हो, इवन की जो वैल्यू होगी वो परसेंटाइल डी से रिप्लेस हो जाएगी, जो ऑड की वैल्यू इस वाले परसेंटाइल डी से रिप्लेस हो जाएगी। और ये आपका ब्रैकेट लग जाएगा, ब्रैकेट क्या है इसके वॉइड मेन का, ठीक है।
इतना समझ आया आपको? ये आपको नॉर्मली पूरा बस प्रोग्राम लिखना होता है, ये आपको ड्राई रन इसलिए करके दिखाएं सो दैट आप थोड़ा सा याद करने में दिक्कत ना हो। अब आपको निकालना है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर इन एन एरे। एक एरे में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालना है। तो आपने एक एरे लिया, ठीक है, ए, जिसमें 10 एलिमेंट लिए, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक सेकेंड दोबारा से बना दें सो दैट दिक्कत ना हो। आपने लिया एक एरे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपने ले लिए 10 एलिमेंट्स इनपुट कराए, जैसे कि इसमें लिखा 1, 2, 9, 3, 6, 3, 4, 2, 9, 3। ठीक है, आपने ये एक एरे ले ली। ठीक है, आपने मैक्स और मिन एक वेरिएबल लिए हैं, मैक्स और मिन। ठीक है, एक वेरिएबल लिया है आई। देखो एक मैसेज प्रिंट करा है, एंटर द एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, वो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है ताकि आप एरे में इनपुट करा सकें। ये वाला कोड किस लिए है? एरे में इनपुट कराने का। ठीक है, ये कोड मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया था। आई की वैल्यू 0 से लेकर <10 यानी कि 9, 0 से लेकर 9 तक चलेगी, यानी कि 10 एलिमेंट इनपुट होंगे। और इनपुट होने के बाद आपने क्या करा है, मैक्स और मिन में ए ऑफ 0 यानी कि 1, 1, ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा है 1। अब आई की वैल्यू इनिशियलाइज आपने 0 से करी। क्या 0 छोटा है 10 से? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही आपने क्या करा, आपने चेक करा क्या ए ऑफ 0 छोटा है मिन से। ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा है 1। क्या 1 1 से छोटा है? नहीं। कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा, बस ये कंडीशन चेक होगी। अब नीचे भी इफ़ है, इफ़ एल्स इफ नहीं है तो नीचे वाला पोर्शन भी चलेगा। क्या ए ऑफ 0 बड़ा है मैक्स से? ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा है 1, 1 क्या बड़ा होता है 1 से? नहीं। कंडीशन फॉल्स। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ चेक होगा कंडीशन पर, ये नहीं चलेगा। इतना चलने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 आपका क्या, अब देखो 1 इंक्रीज़ हो गया। अब आपने चेक करा क्या 1 जो है छोटा होता है 10 से, कंडीशन ट्रू। तो आप चेक करोगे क्या ए ऑफ 1 पे जो पड़ा है वो छोटा है मिन से। ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 2, 2 क्या छोटा है मिन से, यानी कि मिन में जो कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही नीचे वाली वैल्यू नहीं चलेगी। अब आप चेक करोगे क्या ए ऑफ 1 पे जो पड़ा है वो बड़ा है मैक्स से। ए ऑफ 1 पे पड़ा है 2, 2 बड़ा है मैक्स की करंट वैल्यू से। हाँ, अगर ऐसा है तो ए ऑफ 2 में जो भी है उसे मैक्स में डाल दो, यानी कि मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और बस। ठीक है, इसके बाद फिर से आप क्या करोगे, आई की वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। तो ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, ए ऑफ 2 पे पड़ा है 9, 9 क्या छोटा है मिन से, मिन की वैल्यू कंडीशन फॉल्स। तो ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा। फिर आप देखोगे कि 9 ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 9 ही तो पड़ा है। क्या 9 बड़ा है 3 से, कंडीशन ट्रू। तो मैक्स में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 क्या छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही फिर आप चेक करोगे क्या ए ऑफ 3 पे, ए ऑफ 3 क्या छोटा है मिन से। ए ऑफ 3 पे क्या पड़ा है आपका 3 क्या छोटा है मिन से, नहीं। कंडीशन फॉल्स। और फिर ये चेक करोगे क्या ए ऑफ 3 बड़ा है मैक्स से। ए ऑफ 3 पे क्या पड़ा है 3, 3 क्या बड़ा है 9 से, नहीं। तो इस तरह से आपका लूप ये चेक होते होते लास्ट तक जाएगा और आपको इस एरे में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है जो कि 9 है और जो मिनिमम एलिमेंट जो कि 1 है वो आपको मिल जाएगा। ये लूप क्या ही कर रहा है, ये लूप कर रहा है, चेक कर रहा है कि जो भी मिन में पड़ा है क्या वो उससे भी कोई छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर उससे भी कोई छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसे मिन में डाल दो। ऐसे ही वो ट्रैवर्स करता जाएगा पहले से लास्ट तक। ठीक है,
पहले से लास्ट तक वो चेक करता हुआ जाएगा। या फिर वो दूसरा चीज़ क्या चेक करिए कि जो मैक्स में पड़ा है करंटली उससे भी बड़ा कोई एलिमेंट अगर ऐसा है तो उसमें मैक्स डाल दो, यानी कि पूरे एरे को ट्रेवर्स मतलब चेक करते करते फाइनली जो मिन और मैक्स एलिमेंट है उसको ये फाइंड आउट कर लेगा। और मैक्स और मिन में जो मैक्स और मिन जो वैल्यू है उसमें आपको सबसे मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट जो है फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट होते ही आपको मैक्स और मिन की वैल्यू जो भी है उसे आप क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर इन एन एरे। एक एरे में जो नंबर हैं उनको क्या कराना है, रिवर्स कराना है। तो आपके पास एक एरे है, देखो 10 एलिमेंट्स की एक एरे है। मैं आपको ऐसा करती हूँ कि आपको ना, चलो मैं बड़ा ही लेके दिखाती हूँ, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एलिमेंट पड़े हैं, इन्हें रिवर्स करना है। ठीक है, एक आपके पास वेरिएबल है i, एक वेरिएबल है j और एक वेरिएबल है temp। ठीक है, ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये कोड कर रहा है यूज़र से इनपुट ले रहा है इस एरे में। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। अब i में इनिशियलाइज पड़ा है 0 और j में पड़ा है 9, यानी कि i पॉइंट कर रहा है पहले एलिमेंट के इंडेक्स को, जबकि j पॉइंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को। अब आपने चेक करा कि i j से छोटा है, यानी कि 0 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होते ही जो a ऑफ i यानी कि a ऑफ 0 पे पड़ा है उसे तो क्या डाल दिया, टेम्प्ट में, और जो a ऑफ j यानी कि a ऑफ 9 पे जो पड़ा है उसे कहाँ डाल दिया, a ऑफ 1 में। a ऑफ 0 में क्या डाला, a ऑफ 9 में जो पड़ा है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 10, और जो टेम्प्ट में पड़ा है उसे कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। यानी कि ये काम क्या कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, दोनों एलिमेंट की स्वैपिंग कर रहा है। इसके बाद i की वैल्यू तो आप इंक्रीज कर दोगे और j की वैल्यू क्या कर दोगे, एक डिक्रीज कर दोगे, यानी कि 8 कर दोगे। फिर क्या 1 छोटा है 8 से, कंडीशन स्टिल ट्रू। कंडीशन स्टिल ट्रू होते ही ये कोड क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है, यानी कि ये तो आ जाएगा 2 यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, j की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, यानी कि ये तो हो गया 2 और ये हो गया 7। क्या 2 छोटा है 7 से, कंडीशन ट्रू होते ये कोड क्या करेगा, इन दोनों को स्वैप कर देगा, यानी कि यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ आ गया 8। इतना करने के बाद फिर i की वैल्यू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, j की वैल्यू कर देंगे 6। क्या 3 छोटा है 6 से, कंडीशन ट्रू होते ही 3 और 6 पे जो वैल्यू है उन्हें क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। अब उसके बाद i की वैल्यू कर देंगे 4, j की वैल्यू कर देंगे 5। क्या 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन देखो ये वाली कंडीशन है ना कि i जो है छोटा होना चाहिए। कंडीशन ट्रू होते ही इन दोनों को भी क्या कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे। इन दोनों को स्वैप करने के बाद फिर i की वैल्यू करेंगे 5, j की वैल्यू करेंगे 4। क्या 5 यानी कि i छोटा है j से, नहीं, तो आप इस लूप से बाहर हो जाएंगे। लूप से बाहर होने के बाद एक मैसेज प्रिंट कराएंगे रिवर्स एरे, और ये जो रिवर्स एरे है इसको आप प्रिंट करा देंगे। प्रिंट का कोड मैंने आपको सिखाया था अभी। तो ये कोड है सिंपल सा रिवर्स करने का, यानी कि सिंपल याद रखना है कि ये कोड है इनपुट लेने का इन एरे। ठीक है, ये कोड है रिवर्स करने का, और ये कोड है आपका क्या करने का, प्रिंट कराने का, रिवर्स एरे को। ठीक है, इस तरह से आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं। देखो लास्ट मोमेंट तो होता है, आपको याद ही करना होता है, और ये क्या है आपकी कंडीशन, जब तक ये चलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है, इम्पॉर्टेंट है। एरे के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारी 1 डायमेंशनल एरे हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और हम चलते हैं अपनी 2 डायमेंशनल एरे। जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे है, ऐसे 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं इन एक a
और 3/3, यानी कि ये रिप्रेजेंट करती है, इसमें रो भी होती है कॉलम भी होती है। ये रिप्रेजेंट करता है रो और ये रिप्रेजेंट, एक सेकेंड, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लो, इसमें 3/3 यानी कि 3 रोज हैं 3 कॉलम, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 0 1 2। तो अब इसमें समझ लो कि सपोज मैंने लिखा है 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसमें कितनी रो हैं, 0 1 2, 3 रो और 3 ही कॉलम है। अगर मैं बोलती हूँ A0 2, यानी कि पहली रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, 13, ये रिप्रेजेंट, अब देखो मैं लिखती हूँ 2 1, यानी कि थर्ड रो का, यानी कि दूसरे इंडेक्स वाले पे, और दूसरे रो यानी कि क्या है 18। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब इसमें इनपुट और वो कैसे कराते हैं वो भी सीखते हैं, ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए और फिर कोड बहुत आसान रहेगा। आप एक 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट कैसे करते हैं। सपोज आपने एक एरे ली है 3/3 की, ठीक है। अब इसमें आप इनपुट कराना चाहते हो, तो देखो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो i की वैल्यू 0, i की वैल्यू <3 और i ++, कितनी रोज़ हैं, 3 रो हैं, तो 0 से <3 यानी कि 0 1 2 3 रोज़। अब 4 कॉलम के लिए j = 0, j की वैल्यू <3, j ++, यानी कि ये वाला लूप लगेगा पहले वाला रो के लिए, दूसरा वाला कॉलम के लिए। अब इनपुट लेने के लिए आप फंक्शन क्या यूज़ करते हो, scanf यूज़ करते हो। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर इन टाइप का है तो %d, कॉमा एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j। ठीक है, ये आपका कोड होता है इनपुट लेने के लिए। अब मैं इसको आपको सिखा देती हूँ सो दैट आपको रन करने में दिक्कत ना हो जब वो प्रोग्राम लिखे। तो सपोज़ हमने एक एरे ले ली 0 1 2 0 1 2, तो अब i की वैल्यू हमने ली 0 और i की वैल्यू 0, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो आप इसके अंदर चले जाएंगे। j की वैल्यू क्या है, 0, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, j की वैल्यू <3, कंडीशन ट्रू। तो a ऑफ 0 0 पे कोई भी वैल्यू यूज़र से, i की वैल्यू क्या है 0, a ऑफ 0 0 पे कोई भी वैल्यू यूज़र से इनपुट करा सकते हो। कराने के बाद फिर इतना करने का, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ 0 1 पे कोई भी वैल्यू इनपुट करा दो, इनपुट हो गया। फिर i की वैल्यू हो गई 2, 2 क्या छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ 0 2 पे, i की वैल्यू तो 0 ही है, a ऑफ 0 2 पे कोई भी वैल्यू इनपुट करा दो। j की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 क्या छोटा होता है 3 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। इस फॉर लूप से बाहर, इस फॉर लूप के बाहर निकलते ही आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ से आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, i++ करने, i की वैल्यू हो गई 1, 1 छोटा होता है 3 से। एक बार लूप से बाहर निकलने के बाद दोबारा जाओगे तो j की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो जाएगी आपकी 0 से। अब 0 जो होता है 3 से छोटा होता है, हाँ, तो a ऑफ 1 0 यानी कि ये वाली सेकंड रो के 1 0 पे कोई भी वैल्यू इनपुट करा दो। इनपुट कराने के बाद i की वैल्यू क्या हो गई, एक इंक्रीज कर दो 1, 1 छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ 1 0 पे कोई भी वैल्यू आप क्या करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। इनपुट करा लो, सपोज़ मैंने 6 इनपुट कराया, फिर j की वैल्यू फिर इंक्रीज़ करी 2, 2 क्या 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ 1 2 पे कोई भी वैल्यू इनपुट करा लो। j की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ करो 3, 3 क्या 3 से छोटा होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। इस फॉर लूप से बाहर आते ही आप i++ करोगे, यानी कि i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब 2 क्या छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो आप j की फिर से इनिशियलाइज करोगे उसे 0 से, 0 क्या छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ 2 0, i की वैल्यू तो 2 है, j के लिए 0 है, तो उसमें आपने एक वैल्यू इनपुट ले ली। इनपुट लेने के बाद आप i की वैल्यू क्या करोगे, फिर से इंक्रीज, सॉरी i कह रही हूँ, j की वैल्यू फिर से क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। j इज़ <3, 1 इज़ <3, कंडीशन ट्रू, तो a ऑफ 2 1 पे आपने कोई भी वैल्यू
इनपुट करा ली। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई 2, 2 जो है छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 2, 2 पे आपने कोई भी वैल्यू इनपुट करा ली। फिर जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 3 से बड़ा नहीं होता, इस फोर लूप से बाहर। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज करोगे 3, फोर लूप से बाहर, और आपका इनपुट हो गया। ये कोड क्या है, इनपुट लेने के लिए है। अब आपने इनपुट ले लिया, अब कहीं आपको ये जो इनपुट लिया है इसे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, यही कोड सेम लिखा रहेगा। इस कोड में सिंपल सा चेंज क्या करना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए ऑफ आई जे, बस इतना लिखना है, आपका कोड कंप्लीट हो गया। अब देखो बिल्कुल वही चलेगा। अब चाहते हो कि वेरिएबल के बीच में स्पेस आ जाए, है ना, तो स्पेस लेने के लिए आप क्या करोगे, आप बैकस्लैश, एक सेकेंड, बैकस्लैश टी करोगे आप, बैकस्लैश टी, और यहाँ पे लिख दोगे ए ऑफ आई जे। देखो मैं एक दो लाइन रन करके दिखाती हूँ। जैसे आई की वैल्यू क्या है आपकी 0, 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 0 0 पे क्या पड़ा है 2, 2 प्रिंट हो गया, बैकस्लैश टी। अब देखो एक चीज़ और साथ साथ भी सीखोगे। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, एक इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू 3, 1 3 से छोटा, तो ए ऑफ 0 1 पे क्या पड़ा है 9 प्रिंट हो गया। जे की वैल्यू क्या करी 2, 2 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 0 2 पे क्या पड़ा है 19 प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 3, 3 3 से छोटा नहीं होता, फॉर लूप से बाहर। अब आप चाहते हो कि ये जो है नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट एफ बैकस्लैश एंड डबल कोट्स में। तो यानी कि जब आप ये लिखोगे तो जब ये लूप ख़त्म होगा तो ये जो लाइन यहाँ कर्सर पॉइंट कर रही है वो नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट करने लगेगी। इस तरह से आपका जो 19 है उस देखो जब ये वाला कोड बाहर ख़त्म हुआ तो बैकस्लैश एन चलेगा, जो कर्सर यहाँ पॉइंट कर रहा था वो नीचे पॉइंट करने लगेगा, और इसको चलने के बाद आई की वैल्यू क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे 1, 1 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही जे की वैल्यू फिर से आप क्या कर दोगे, एक इंक्रीज़ कर दोगे, वो क्या हो जाएगी 0, 0 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ क्या आपका 0, ए ऑफ 1 0 पे क्या पड़ा है 29, 29 प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू फिर से आप इंक्रीज़ करोगे, वो क्या होगी 1, 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो ए ऑफ 1 1 पे क्या पड़ा है 16, और टैब की वजह से स्पेस आता रहेगा। तो इस तरह से ये कोड क्या है आपका प्रिंट कराने का। अब आपको एक कोड छोटा सा और समझा देती हूँ कि कैसे आप ना प्रिंट कराते हैं। सपोज़ आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, मैट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1, कोई भी रेंडम नंबर ले लो, वो तो एक एग्जाम्पल के उससे लिया है मैंने। मैट 2, आपको क्या करना है, पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करके लिखना है, ठीक है, 1 2 0 1 2, ठीक है, मैट 3 में। तो इसका क्या कोड होगा और ये कैसे लिखा जाएगा, फॉर देखो मैट्रिक्स तो 3/3 की है, और जो एडिशन होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में करा हमने, तो आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0, जे की वैल्यू लेस देन 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे, इतना लिख दिया, इसके बाद हम लिखेंगे मैट 3 आई जे इक्वल टू मैट 1 आई जे प्लस मैट 2
आई जे। अब देखो, अब आपने लिया आई की वैल्यू क्या है 0, 0 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू, तो आप जे की वैल्यू किस पे गए 0, 0 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू, तो मैट वन के 0 0 को ऐड करना है मैट टू के 0 0 से। मैट वन के 0 0 पे क्या पड़ा है 1, मैट टू के 0 0 पे क्या पड़ा है 1, 1 + 1 किस पे डालना है मैट थ्री के 0 0 पे, यानी कि 2, इतना डाला। फिर जे की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी 1, 1 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू, तो मैट वन के 0 1 पे ऐड करना है मैट टू के 0 1 को। मैट वन के 0 1 पे क्या पड़ा है 2, और मैट टू के 0 1 पे क्या पड़ा है 1, 2 + 1 3, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, आई की वैल्यू फिर क्या होगी, जे की वैल्यू फिर क्या होगी इंक्रीज, जे की वैल्यू 2, 2 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू, तो मैट टू के 0 2 पे प्लस मैट वन के 0 2 पे प्लस करो मैट टू के 0 2 पे, ठीक है। मैट वन का 0 2 पे क्या पड़ा है 3, और मैट टू के 0 2 पे क्या पड़ा है 1, 3 + 1 4, ठीक है, इतना हो गया। अब जे की वैल्यू फिर क्या हुई 3, 3 3 से छोटा नहीं होता, आप इस फॉर लूप से बाहर। फिर आई की वैल्यू क्या करोगे 1 करोगे, 1 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही जे की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0, ठीक है, यानी कि मैट वन के 1 0 पे जो पड़ा है उसे ऐड कर दो मैट टू के 1 0 पे। मैट वन के 1 0 पे क्या पड़ा है 4, और मैट टू के 1 0 पे क्या पड़ा है 1, 4 + 1 5। इस तरह से आपके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ऐड होते चले जाएंगे। तो अब देखो ये कोड दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h लिखा, वॉइड मेन लिखा, आपने 3 मैट्रिक्स डिक्लेयर की, मैट 1 मैट 2 मैट 3, 3/3 की, 2 लूप काउंटर यूज़ किए आई और जे, ठीक है। इतना करने के बाद आपने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 1, यानी कि आपको पहले 2 मैट्रिक्स इनपुट करानी पड़ेंगी, देन उन दोनों को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स इनपुट करने के लिए आई का लूप कितनी रोज़ है 3 रोज़ है, तो आई की वैल्यू 0 से लेकर <3, कितनी कॉलम है 0 से लेकर <3। आपने स्कैनफ फंक्शन लिया, मैट्रिक्स 1 किस टाइप की है इन टाइप की है, मैट 1 आई जे, आपने ये डबल ब्रैकेट लगाया ख़त्म। उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 2, आपने आई की वैल्यू 0 से लेकर <3 तक चली, क्योंकि भाई दूसरी मैट्रिक्स भी 3/3 की है, और ये रो के लिए ये कॉलम के लिए, और मैट 2 स्कैन है परसेंटाइल डी इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या करा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का कोड लिखा। तो कितनी रोज़ है 3 रो हैं 3 ही कॉलम है, तो आई की वैल्यू 0 से लेकर <3 आई प्लस प्लस, जे की वैल्यू 0 से लेकर <3 जे प्लस प्लस। मैट 3 आई जे में क्या ऐड करो, मैट 1 आई जे प्लस मैट 2 आई जे, इतना कर दिया आपने। इतना करने के बाद आपके दोनों जो पहली मैट्रिक्स है दूसरी मैट्रिक्स में ऐड हो जाएगा और मैट्रिक्स 3 में आ जाएगी। अब जो आपकी सम मैट्रिक्स है यानी कि मैट 3 जो आपकी एडेड मैट्रिक्स है, एक मैसेज प्रिंट किया सम मैट्रिक्स, और आई की वैल्यू 0 से लगाकर <3 आई प्लस प्लस लिखा, जे की वैल्यू 0 से लगाकर <3 जे प्लस प्लस लिखा, और मैट 3 को प्रिंट करा दिया। और \t क्यों लिखा है, पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में जो स्पेस चाहिए उसके लिए। और ये \n क्यों लगाया, क्योंकि 963 के बाद मैं चाहती हूँ कि जो दूसरा एलिमेंट है वो जो बाकी जो 3 एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। तो मैट 3 आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये आपका अगर ऐसा हो सकता है कई बार सम की जगह सब्ट्रैक्ट आ जाता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो आपको कुछ अलग नहीं करना है। जो ये कोड लिखा हुआ है ना सब्ट्रैक्शन के लिए, रेस्ट तो सेम है, बस ये जो लाइन है इस लाइन की जगह लिख देना मैट फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लिखना, मैट 3 आई जे इक्वल टू मैट 1 आई जे माइनस मैट 2 आई जे, बस इतना लिखना है, ठीक है।
बिल्कुल बाकी सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस लिख देना अगर क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे रेयर आता है लेकिन एक बार आया हुआ है ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि देखो आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैं आपको लिखती हूँ, ये सपोज मैट 1 एक मैट्रिक्स है, 0 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो सपोज मुझे क्या करना है, जो डायगोनल है ना 1 3 1 इसका सम और 3 5 ये इनका सम निकालना है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एक तो ये होता है आपका और एक ये होता है, तो इनका सम निकालना है आपका, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले मैं आपको कोड दिखा देती हूँ कैसे चलता है। फॉर i इक्वल टू 0, i की वैल्यू लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो आपने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो सम लिया है जिसमें इनका सम ऐड होगा, सम प्लस मैट 1 i j। दूसरा लिया है आपने एक और a प्लस मैट 1 i 3 माइनस i माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको चलाना सीखते हैं। सबसे पहले आपने लिया i की वैल्यू हो गई 0, 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। आपने एक और वेरिएबल लिया है सम को आप इनिशलाइज कर दोगे 0 से और a को भी, सो दैट उसमें पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो तो वो गार्बेज वैल्यू हट जाए। i की वैल्यू 0 है, 0 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो सम में क्या पड़ा है 0 और मैट 1 के 0 0 पे क्या पड़ा है, मैट 1 के 0 0 पे पड़ा है 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, यानी कि सम में आ गया 1। अब दूसरा a में पहले से क्या पड़ा है 0 प्लस मैट 1, i की वैल्यू क्या है 0, 3 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि मैट 1 0 2, मैट 1 के 0 2 पे क्या पड़ा है 3, 0 प्लस 3 कितना होता है 3, तो a में आ गया 3। इतना करने के बाद फिर से आप क्या करोगे, i की वैल्यू प्लस प्लस, यानी कि i की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, सम में पहले से क्या पड़ा है 1, मैट 1 के 1 1 पे क्या पड़ा है, मैट 1 के 1 1 पे आपका पड़ा है 3, यानी कि 1 प्लस 3 कितना होता है आपका 4, तो सम में क्या आ गया आपका 4 आ गया। अब दूसरा क्या है, a में ऑलरेडी पड़ा है 3 प्लस मैट 1, i की वैल्यू क्या है 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि 3 प्लस मैट 1 1, 3 माइनस 2 यानी कि 1, मैट 1 के 1 1 पे क्या पड़ा है 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है। अब इसके बाद फिर से क्या करोगे, i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 2, 2 छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू, तो सम में ऑलरेडी क्या पड़ा है 4 और मैट 1 के 1 1 पे क्या पड़ा है, मैट 1 के 1 1 पे सॉरी i की वैल्यू हो गई 2, 2 2 पे क्या पड़ा है, यानी कि पड़ा है हमारा 1, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5 और a में ऑलरेडी पड़ा है 6, 6 मैट 1, i की वैल्यू है हमारी 2, 3 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 3 0, यानी कि मैट 1 के 2 0 पे क्या पड़ा है 5, तो 6 प्लस 5 11। तो देखो हमारे जो डायगोनल है 1 प्लस 3 प्लस 1 क्या होता है 5, वो किस में पड़ा है सम में, है ना। और देखो 3 प्लस 3 6 प्लस 5 11, ये इसमें आता है। तो इस तरह ये कोड है डायगोनल निकालने का, सम ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब देखो ये चलते हैं कोड, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन। आपने 3 बाई 3 की मैट 1 एक मैट्रिक्स डिक्लेयर की, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए,
सम और ए दोनों को इनिशियलाइज किया 0 से, सो दैट जो गार्बेज वैल्यू है वो रिमूव हो जाए, और आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं आई और जे जो कि लूप काउंटर है। इसके बाद आपने एक मैसेज प्रिंट करा, एंटर द वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1। इसके बाद आपने कितनी रोज़ हैं, 3 रो, तो आई का लूप लगाया, जीरो आई की वैल्यू 0 से लेकर <3 आई प्लस प्लस। जे का लूप लगाया, जे की वैल्यू 0 से लेकर <3 जे प्लस प्लस। उसके बाद आपने स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया, आपने उसके अंदर परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ मैट1 आई जे। स्कैनफ फंक्शन इसलिए क्योंकि इनपुट लेना है, इन टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ मैट1 आई जे, तो यानी कि ये कोड क्या है, इनपुट लेने का। उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, यानी कि प्रिंट के लिए सेम ही कोड रहता है, सिर्फ यहाँ पे स्कैनफ की जगह प्रिंट एफ आ जाता है, और यहाँ पे परसेंटाइल टी क्यों आता है, परसेंट के \t, सो दैट क्या हुआ, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के स्पेस, और ये परसेंटाइल वो \n क्यों आता है, ताकि 1 2 3 के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ठीक है, इतना कोड सेम है। इसके बाद ये वाला कोड किस लिए है, ताकि आप डायगोनल निकाल सको। तो सम में तो पड़ा है 1 2 3 वाला, और इसे बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट, और जो दूसरा होता है वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो दोनों डायगोनल का सम प्रिंट हो गया। ये परसेंटाइल डी क्योंकि सम और ए किस टाइप के हैं, इन टाइप के, \n ताकि जो सम की वैल्यू सपोज 6 है वो प्रिंट होने के बाद ए की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, और बस यही आपका कोड है पूरा। इसको बहुत इजी है, आप अच्छे से करेंगे तो ये क्वेश्चन आता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। ये कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा कोड है। पहले मैं आपको, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है मैट1, है ना, इसमें वैल्यू पड़ी है 0 9 6 7 3 2 4 1 9 0 1 2 0 1 2। आप चाहते हो इसकी एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना, उसे आप उसको आप स्टोर करोगे दूसरे उसमें मैट2 में। ठीक है, अब इसके लिए कोड क्या होता है, इसके लिए कोड होता है for i = 0, आई की वैल्यू <3 आई प्लस प्लस, फॉर j = 0, j की वैल्यू <3 j प्लस प्लस। ठीक है, मैट2 आई और j का लूप तो किस लिए, जितनी रोज और जितने कॉलम, मैट2 आई जे = मैट1 आई जे। ठीक है, ये आपका कोड है। अब देखते हैं कैसे चलेगा। देखो आई की वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक सेकेंड। देखो आई की वैल्यू इनिशलाइज की 0 से, 0 छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू। तो जे की वैल्यू इनिशलाइज करी 0 से, 0 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। तो मैट2 के 0 0 पे क्या वैल्यू डालनी है, एक सेकेंड, यहाँ है जे और यहाँ है ये आई। ठीक है, दिस इज़ जे एंड वो आई है। आई और जे की अभी तो वैल्यू सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 0 0 यहीं आ गया। फिर इसके बाद आपने जे की वैल्यू क्या करी, 1 करी। जे की वैल्यू 1 करने के बाद मैट2 के 0 1 पे क्या डालेंगे हम, जो मैट1 के 1 0 पे पड़ा है, मैट1 के 1 0 पे क्या पड़ा है 7, उसे कहाँ डालना है 0 1 पे, यानी कि यहाँ से ये जो कॉलम था ये क्या बन गया, रो। फिर आपने क्या करा, जे की वैल्यू क्या करी 2 करी, 2 छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू। तो यानी कि मैट2 के आई की वैल्यू क्या है हमारी 0, जे की वैल्यू क्या है 2, यानी कि मैट2 के 0 2 पे क्या डालना है, जो मैट1 के 2 0 पे पड़ा है, मैट1 के 2 0 पे क्या पड़ा है 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा। देखो ये जो पहला कॉलम था इसका ये रो बन चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 से छोटा नहीं होता। आप इस फोर लूप से बाहर आई की वैल्यू फिर से क्या करोगे 1 करोगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसे रब कर देती हूँ सो दैट स्पेस थोड़ा सा
ठीक है। अब जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी 0, 0 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो मैट 2 के 1 0 पे हमें क्या डालना है, जो कि मैट 1 के 0 1 पे पड़ा है, मैट 1 के 0 1 पे क्या पड़ा है 9, उसे कहाँ डालना है, या, ठीक है। फिर जे की वैल्यू क्या होगी, फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ होते ही फिर से आप चेक करोगे क्या 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो मैट 2 के आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू क्या है 1, किस में डालना है, जो मैट 1 के 1 0 पे पड़ा है, मैट 1 के 1 0 पे क्या है, सॉरी 1 1 पे, आई की वैल्यू भी 1 है, जे के 1 1 पे क्या है आपका 3, वो भी डालना कहाँ है 1 1 पे, ठीक है। अब जे की वैल्यू फिर से आपने इंक्रीज़ करी 2, 2 छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही जो मैट 2 के आई की वैल्यू क्या है 1 और 2 क्या डालना है, जो मैट 2 के 2 1 पे पड़ा है, यानी कि क्या पड़ा है 1, ये यहाँ आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन भी आपकी क्या आ जाएगी 6 to 9। तो यानी कि ये जो रो का कॉलम बनाना इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कोड देखते हैं। देखो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने एक दो मैट्रिक्स ली, मैट 1 और मैट 2। मैट 1 में आप इनपुट कराएंगे मैट्रिक्स और मैट 2 में जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है वो रखेंगे, और आपने दो वेरिएबल लिए आई और जे। सबसे पहले प्रिंटफ के अंदर आपने एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक मैसेज डाला और उसे प्रिंट करा दिया। उसके बाद आपने फॉर लूप लगाया, आई की वैल्यू 0 से लेकर <3, क्योंकि रो जो है वो 3 है, ऐसी जे की वैल्यू 0 से लेकर <3, क्योंकि 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। स्कैनएफ के थ्रू आपने क्या करा लिया, उसको इनपुट करा लिया। फिर जो ये वाला कोड है प्रिंटफ, एक मैसेज प्रिंट करा है मैट्रिक्स 1 और आई की वैल्यू 0 से लेकर <3, जे की वैल्यू <3। आपने क्या करा लिया, उस मैट्रिक्स को जो आपने इनपुट लिया है मैट 1 में उसे प्रिंट करा दिया। ये प्रिंट का कोड है, बिल्कुल वही सेम कोड है। उसके बाद आपका ये वाला जो कोड है, आई की वैल्यू 0 से लेकर <3 आई प्लस प्लस और जे की वैल्यू 0 से लेकर <3 जे प्लस प्लस, मैट 2 आई जे इक्वल टू मैट 1 जे आई। ये कोड क्या है, ट्रांसपोज करने का। अब जो आपने ट्रांसपोज करी है उसको भी आपको क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो आपने एक मैसेज प्रिंट कराया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई की वैल्यू 0 से लेकर <3 आई प्लस प्लस और जे की वैल्यू 0 से लेकर <3 जे प्लस प्लस, और उन दोनों को आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। और आपका ये बैकस्लैशन क्यों लगता है, ताकि जैसे 1 2 3 है, इसके लिए तो इनमें स्पेस लाने के लिए तो बैकस्लैश टी लेते हैं, और ये चीज़ सही से नेक्स्ट लाइन पे आ जाए उसके लिए हम क्या लेंगे, ठीक है, उसके लिए हम लेते हैं बैकस्लैश n। अब अगला आता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड आपको मैं एक बार बताती हूँ। इसका कोड है फॉर आई इक्वल टू 0, क्योंकि 3 ही रो 3 ही कॉलम है, <3 आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0, जे की वैल्यू <3 जे प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे मैट 3 आई जे इक्वल टू 0, फिर फॉर के इक्वल टू 0, के की वैल्यू <3 के प्लस प्लस, ठीक है, और मैट 3 आई जे इक्वल टू मैट 3 आई जे प्लस मैट 1 आई के मल्टीप्लाई मैट 2 के जे, तीनों ब्रैकेट्स बंद कर दिए। अब देखो आपने दो मैट्रिक्स लिए हैं, एक है मैट 1 ठीक है 1 2 3,
4 5 6 2 3 1। ठीक है, मैट 1 है ना, और आपने दूसरी मैट्रिक्स ली है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मैंने नॉर्मल लिया है सो दैट मल्टीप्लाई करने में इजी हो। और ये क्या है, मैट 2, इसको आपको मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले में लिखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 0, 0 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू क्या है 0, 0 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू। तो मैट 3 के ये आपकी क्या है मैट 3, मैट 3 के 0 0 पे आपने क्या इनपुट कर दिया 0। अब k एक वेरिएबल लिया, k की वैल्यू क्या है 0। मैट 3 0 0, मैट 3 0 0 में क्या करना है, मैट 3 में जो 0 0 में करंटली पड़ा है उसे ऐड करना है किससे, मैट 1 आई की वैल्यू क्या है 0, k की वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाई मैट 2 k की वैल्यू क्या है 0 और j की वैल्यू क्या है 0। तो मैट 1 के 0 0 पे क्या पड़ा है 1 और मैट 2 के 0 0 पे क्या पड़ा है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और इसमें ऑलरेडी क्या पड़ा है 0, तो 0 + 1 1 हो गया। अब इतना समझ आया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, k की वैल्यू क्या कर दोगे इंक्रीज़ कर दोगे। k की वैल्यू इंक्रीज़ करने के बाद आपने देखा कि 1 छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू। तो फिर से आप लिखोगे मैट 3 के 0 0 पे क्या डालना है, मैट 3 के 0 0 पे जो पड़ा है उसको ऐड करना है किसके, मैट 1 के आई की वैल्यू है 0, k की वैल्यू है 1 प्लस मैट 2 के k की वैल्यू है 0 और i की वैल्यू है 1। तो मैट 3 के 0 0 पे तो ऑलरेडी 1 पड़ा है और मैट 1 के 0 1 पे क्या पड़ा है 2 और मैट 2 के 0 1 पे क्या पड़ा है 1, ये वाला 1, क्योंकि ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होती है। तो 2 + 1 2, 2 + 1 यहाँ पे 3, 2 × 1 2 हो गया और यहाँ आ गया 3। फिर इसको करने के बाद आप क्या करोगे, k की वैल्यू फिर से क्या करोगे इंक्रीज, 2 3 से छोटा होता है कंडीशन ट्रू। तो मैट 3 i की वैल्यू है 0, j की वैल्यू है 0, मैट 3 0 0 में प्लस करना है मैट 1 i की वैल्यू है 0, k की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई मैट 2 के 2 0, मैट 1 के 0 2 में पड़ा है 3, इसमें ऑलरेडी है 3 + 3 और मैट 2 के 2 0 पे पड़ा है 1, तो 3 × 3 1 + 6, तो यानी कि फाइनल क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया। अब इसके बाद k की वैल्यू होगी 3, 3 3 से बड़ा नहीं होता, यानी कि ये जो लूप चल रहा है ये एक बार की जो इससे मल्टीप्लाई के लिए है। अब जब इतना कर दोगे तो इसके बाद क्या होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 3 से बड़ा नहीं होता, तो आप फिर से j की वैल्यू क्या करोगे 1, मैट 3 के 1 0 पे, सॉरी i की वैल्यू है 0, j की वैल्यू है 0 1 पे आप कोई भी वैल्यू इनिशियली 0 रख दोगे। फिर वही क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे चलेगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे चलने के बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यानी कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा कोड है। मैंने आपको एक इससे ये करके दिखा दे, इस तरह से सारे चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड देख लेते हैं। #include studio.h void में आपने 3 मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दी, मैट 1 3/3, मैट 2 3/3, मैट 3 3/3 और 3 वेरिएबल i j k। आपने एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 1 आई, आपने इनपुट कराया पहले मैट 1 को फिर मैट 2 को। तो पहले कितनी रोज़ है 3, तो i की वैल्यू 0 से लेकर <3, i ++ कितने कॉलम है 3, तो i की वैल्यू j की वैल्यू 0 से लेकर <3, j++। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू आपने जो है मैट 1 में यूज़र से इनपुट करा ली वैल्यू। फिर उसके बाद आपने मैट्रिक्स 2 में को आपने क्या करा,
आपने पहले इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद आपने मैट्रिक्स 1 को क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के बाद एक मैसेज कराया मैट्रिक्स 1 कितनी रोज़ है 3, तो 0 से लेकर लेस देन 3 i प्लस प्लस कितने कॉलम है, j की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन 3 j प्लस प्लस। एक मैसेज प्रिंट कराने के बाद आपने प्रिंट करा लिए सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स थे, और साथ में क्या लगाया आपने बैकस्लैश n, ताकि 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 आ जाए। अगर आप ये नहीं लगाते हो इससे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ ये कोड को स्ट्रक्चर करता है। फिर हमने दूसरे मैट्रिक्स को इनपुट कराया, वही i का लूप, j का लूप और इनपुट कराया। इनपुट कराने के बाद आपने क्या करा है, उसके बाद आपने क्या करा, जो है दूसरी मैट्रिक्स को क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। आपने पहली मैट्रिक्स इनपुट कराई उसे प्रिंट कराया, दूसरी मैट्रिक्स इनपुट कराई उसे प्रिंट कराया। उसके बाद आपने मेन कोड लगाया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, i का लूप 0 से लेकर लेस देन 3 i प्लस प्लस, j का लूप 0 से लेकर लेस देन 3 j प्लस प्लस। मैट्रिक 3 के i j में 0 डाला, फिर k का लूप लगाया जो 0 से लेकर लेस देन 3 k प्लस प्लस। i जो है रो, j जो है कॉलम, और k क्या यूज़ कर रहा है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, इस तरह से। ठीक है, मैट 3 i j इक्वल टू मैट 3 i j प्लस मैट 1 i k मल्टीप्लाई मैट 2 i k। ठीक है, ये पूरा कोड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देगा, तो आपकी एक न्यू मैट 3 में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर उसको प्रिंट कराएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और कितनी भाई 3 रो 3 कॉलम ही होंगी, तो i का लूप रो के लिए, j का लूप कॉलम के लिए, और उनको प्रिंट करा देंगे। बस ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड है। इस तरह से आपका जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चारों प्रोग्राम कंप्लीट होते हैं, ये चारों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे वी जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ 3 डायमेंशनल एरे। वी कैन think a 3 डायमेंशनल एरे एज अ 2 डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एरे इंट AR 2 4 3, तो यानी कि दो आपके पास 2 डायमेंशनल एरे हैं और दोनों का साइज़ क्या है, 4 रो 4 कॉलम। सो वी कैन थिंक ऑफ दिस एज एन एरे विच कंसिस्ट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, ईच ऑफ 2 डायमेंशनल एरे 4 रो एंड 4 कॉलम। यानी कि पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी आपके पास एरे हैं और पर्टिकुलर एरे में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल एलिमेंट आर 0 0 0 0 0 1 0, इस तरह से सारे आएंगे। एक एग्जाम्पल देखो, आपने क्या करा है मल्टी डायमेंशनल एरे का, ये शॉर्ट नोट आता है एक्सप्लेन मल्टी डायमेंशनल एरे। ये कभी एक्स्ट्रा मतलब नहीं आता है, ये 2 नंबर में या 3.5 नंबर यानी कि 7 मार्क्स के अंदर 2 पार्ट करके। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन आपने 3 लिए हैं, i j और k। ठीक है, i जो है रिप्रेजेंट करेगा कि भाई कितनी आपकी मैट्रिक्स है और पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं। तो ये कितनी आपकी मैट्रिक्स है, 3। 3 में कितने कॉलम्स हैं, 3, और 3 ही रो हैं। अब देखो, ये है फर्स्ट मैट्रिक्स, ये है सेकंड मैट्रिक्स, ये है थर्ड मैट्रिक्स। इसमें कितनी रोज़ है, 1 2 3। कितने कॉलम है, 1 2 3। दूसरी वाली मैट्रिक्स में ये है मैट्रिक्स 1, ये है मैट्रिक्स 2, ये है मैट्रिक्स 3। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी आपकी रोज थी, 3 और 3 ही कॉलम। इसमें भी कितनी, 3 रो और 3 ही कॉलम। इसमें भी 3 ही रो 3 ही कॉलम। ठीक है, अब ये आपने पहले से ही, आपने यूज़र से इनपुट नहीं लिए हैं, आपने पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया। अब आपने इसको प्रिंट कराना है, तो भाई 3 फोर लूप लगेंगे। एक तो लगेगा कितनी आपकी मैट्रिक्स है, दूसरा पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं, और आपने उनको प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे 2 बैकस्लैश n लगेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। एन्यूमरेशन या एन्यूमरेटेड डेटा टाइप होता क्या है, एन्यूमरेशन और एनम एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है सी में। ये जो है मेनली यूज़ होता है असाइन करने के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट। मतलब ये क्या होता है, यानी कि आपके जो नेम्स होते हैं उन्हें इंटीजर वैल्यू 0 1 2 3। द नेम मेक्स द प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। इससे क्या होता है कि आपको आपके प्रोग्राम ना ईजिली समझे जा सकते हैं, आपका थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है।
जैसे कि आप इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे एनम। एनम क्या है, आप अपनी मर्जी से एक तरह का डेटा टाइप बना सकते हैं। तो एनम और आपने एक डेटा टाइप रखा वीक, जिसके अंदर क्या क्या रेंज आ सकती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। जैसे आपने इंटेक वेरिएबल यूज़ किया है, उसकी रेंज क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू आ सकती है। ऐसे ही इसमें किस किस तरह की वैल्यू सिर्फ आ सकती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब वीक एक डेटा टाइप है जिसके अंदर क्या क्या वैल्यू आ सकती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब उस डेटा टाइप की मदद से आपने एक वेरिएबल बनाया, वो क्या है, डे, जो किस टाइप का है, वीक टाइप का है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक साथ लिख दें एनम वीक मंडे ट्यूसडे, पहले आपने उसकी रेंज डिक्लेयर कर दी, साथ में उसका टाइप बना दिया। ठीक है, दोनों में से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सबसे पहले देखो ये वाला #include studio.h, आपने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया अपने आप वीक टाइप का एनम की हेल्प से, जिसके अंदर क्या क्या आ सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, ये आप ग्लोबली मतलब फंक्शन वॉइड मेन के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो वॉइड मेन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों एग्जाम्पल लेके दिखाएं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, फिर आपने एनम वीक की हेल्प से आपने एक वेरिएबल बनाया जो वीक टाइप का है और उसको वैल्यू दी है वेडनेसडे। तो यानी कि अब अगर आप उसे प्रिंट कराएंगे तो ये क्या इंटीग्रल कांस्टेंट्स को नाम ही तो देता है। तो ये बताओ वेडनेसडे का इंटीग्रल कांस्टेंट क्या बनेगा, 2, तो 2 एज एन आउटपुट आपको एज एन मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल सेम करा है, बस डिफरेंस क्या है कि ये जो एनम वीक है इसे मैंने ऊपर ना लिख के ग्लोबली वॉइड मेन के अंदर लिखा है। तो यानी कि दोनों तरह से आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है कि देखो मैंने एक ईयर टाइप का अपना एक डेटा टाइप बनाया एनम की हेल्प से, जिसके अंदर क्या क्या वैल्यू आ सकती है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी वैल्यू आ सकती है। मैंने वॉइड मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई। ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जनवरी से लेस देन दिसंबर। और आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये क्या है, एक नाम है इंटीग्रल कांस्टेंट को देने के, 0 1 2 3। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 से लेकर 11 तक प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू जनवरी है, जनवरी दिसंबर से छोटा है, इक्वल है कंडीशन ट्रू, तो आई की वैल्यू क्या है, जनवरी, यानी कि 0 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फरवरी, फरवरी दिसंबर से छोटा है, इक्वल है कंडीशन ट्रू, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू सारी प्रिंट हो जाएंगी। अब आप 2 एनम की सेम वैल्यू भी हो सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया स्टेट टाइप का यूज़र डिफाइंड एनम की हेल्प से, उनमें क्या क्या वैल्यू, वर्किंग, फेल्ड और फ्रीज, और दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप परसेंटाइल डी इनको प्रिंट कराएंगे तो 1 1 0 प्रिंट हो जाएगा, इसमें भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 1 2 3 4 ही होगा, आप चाहें तो अलग तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है डे, एनम की हेल्प से, संडे की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 से ना स्टार्ट हो गई, 1 से, फिर 2 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे दी मैंने, 5, यानी कि संडे की वैल्यू तो 1 थी, इसकी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी, इसकी 5 हो गई, फिर इसकी 6 हो गई, इसकी 10 हो गई, इसकी 11 हो गई और 12 हो गई। तो यानी कि जब मैं इन्हें प्रिंट कराऊंगी संडे मंडे ट्यूसडे, और देखो परसेंटाइल डी लगा रही हूँ यानी कि इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगी, तो जब मैं ये प्रिंट कराऊंगी तो देखो क्या आएगा, 1 2 5 6 10 11 12। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपका अगला टॉपिक आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है, देयर इज़ नो सेपरेट डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग इन सी, यानी कि सी में स्ट्रिंग के लिए कोई सेपरेट डेटा टाइप नहीं होते। स्ट्रिंग को एज अ एरे माना जाता है, जो कि किस टाइप की होती है, करेक्टर टाइप की होती है। अब करेक्टर टाइप एरे इज ए स्ट्रिंग, वो करेक्टर टाइप एरे को हम स्ट्रिंग कब मानते हैं, अगर वो एंड होती है नल करेक्टर से। नल करेक्टर किससे डिफाइन होता है, इस सिंबल से। नल करेक्टर की जो एस्काई वैल्यू होती है वो 0 होती है। स्ट्रिंग जो है जर्नली डेटा को जैसे कि वर्ड, सेंटेंस, इस तरह की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। जैसे सी फॉर इंजीनियर, ये एक स्ट्रिंग है, इसको डबल कोट्स में लिखा जाता है। आप 2 तरह से लिख सकते हो। आपने एक एरे डिक्लेयर की str टाइप की, जिसका डेटा टाइप के str, देखो NEW, आपको पता है जो आप एरे में, आपको पता है कि जब आप करेक्टर डिक्लेयर करते हो तो कैसे करते हो, CH, अगर करेक्टर टाइप का एक वो है तो आप सिंगल कोट्स में करते हो। और स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, तो हर एक करेक्टर को कैसे लिखो, NEW स्पेस
YORK, और लास्ट में क्या है आपने डिफाइन कर दिया नल, ताकि ये पता चले कि ये करेक्टर एरे जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मली एक एरे भी तो डिक्लेयर कर सकते हो जिसमें करेक्टर स्टोर हो, पर जैसे सपोज हेलो है, हेलो में HELLO 5 या 6 करेक्टर्स हैं, पर आप क्या करेक्टर वाइज बोलोगे या पूरा एक वर्ड बोलोगे हेलो, तो यानी कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम नल डालते हैं। और अगर हम डबल कोट्स के अंदर न्यूयॉर्क लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर अपने आप जो है नल करेक्टर को ऐड कर देगा। दिस इनिशियलाइजेशन इज सेम एज प्रीवियस वन। इन दिस केस कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट द नल करेक्टर एट द एंड, यानी कि एंड में अपने आप ऑटोमेटिकली डाल देगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं। आपने ना एक स्ट्रिंग, एक करेक्टर डिक्लेयर किया str, जिसका कितना साइज़ है 20, किस टाइप की है, करेक्टर टाइप की। एक मैसेज प्रिंट करा है एंटर द नेम। उसके बाद आपने स्कैनफ फंक्शन के लिए यहाँ पे आप %s यूज़ करते हैं कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एक एरे है जो स्ट्रिंग टाइप की है। इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s होता है। ना आपको यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाना होता है, सिर्फ नाम लिख दो उस एरे का, ख़त्म काम। तो जब आप इनपुट लोगे, इनपुट तो आपने क्या लिया, रानी मिश्रा, लेकिन जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो मिश्रा प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि स्कैनफ फंक्शन जो है स्पेस के बाद इनपुट नहीं लेता। उसके लिए स्पेस का मतलब होता है एंड हो जाना। पर नॉर्मली क्या आता है, हेलो स्पेस वर्ड, यानी कि नॉर्मल लाइफ में हमेशा आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में डिफरेंस आता है ना, तो कभी ऐसा तो नहीं होता है कि फर्स्ट नेम को ऐड करके लिख दे सेकंड नेम में, नहीं। इसलिए हम स्कैनफ फंक्शन की जगह यूज़ करते हैं गेट फंक्शन। देखो ये बिल्कुल सेम ही वर्क करता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है, स्कैनफ की जगह आप गेट फंक्शन लिखते हो और एरे का नाम लिख देते हो। अब देखो यहाँ इनपुट देखो, एक सेकेंड, अब यहाँ इनपुट देखो, आपने दिया है एंटर द नेम रानी मिश्रा, तो आउटपुट भी आया रानी, यानी कि स्पेस को भी एज एन करेक्टर इनपुट ले लेता है, लेकिन स्कैनफ फंक्शन नहीं ले पाता है। अब देखो आप जैसे इनपुट के लिए क्या यूज़ करते हो, गेट फंक्शन। ऐसे ही स्ट्रिंग में एक और फंक्शन है पुट फंक्शन, जो प्रिंटफ की जगह आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि पुट का आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। अब आपके पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए क्या क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। उस लाइब्रेरी फंक्शन का नाम है string.h, यानी कि आपको अपने प्रोग्राम में सबसे पहले लिखना होगा #include string.h। अगर आप अपने प्रोग्राम में ये यूज़ करते हो तो इससे रिलेटेड जितने भी वो हैं उन्हें आप यूज़ कर पाओगे। सबसे पहला है strlen फंक्शन। ये फंक्शन जो है रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कि सपोज HELLO स्पेस WORLD, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आपका जितना भी स्पेस है वो प्रिंट करके देगा, लेकिन एक्सक्लूड क्या करेगा, नल करेक्टर को। क्यों, जैसे जब आप लिखोगे, सपोज आपने स्टोर करी HE स्पेस LO, सिर्फ इतना डाला HE स्पेस LO, और लास्ट ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या लगा देगा, नल करेक्टर लगा देगा। तो ये लेंथ कितनी कैलकुलेट करेगा, 1 2 3 4 5, ये नल करेक्टर को एक्सक्लूड कर देता है, नल करेक्टर को नहीं गिनता है, ठीक है। strcmp फंक्शन जो है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। अगर दोनों स्ट्रिंग मैच करती है तो ये रिटर्न करता है 0, अदरवाइज़ ये कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे सपोज पहली स्ट्रिंग है HEL, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग भी है HEL, और पहली स्ट्रिंग को इससे कंपेयर करेगा, इसको इससे, लास्ट यानी कि नल को नल से कंपेयर करेगा। आपको पता है नल की स्काई वैल्यू कहते हैं 0, 0 को 0 से करेगा तो 0 रिटर्न होगा। लेकिन सपोज यहाँ लिखा होता है M, तो M की कोई स्काई वैल्यू होती है और L की कोई स्काई वैल्यू होती है। लेट सपोज L की 42 है और M की है 32, तो 10 का डिफरेंस हो गया, यानी कि कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। दिस फंक्शन कंपेयर द स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर, यानी कि पहले करेक्टर को दूसरे से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पहले को पहले से, हर एक करेक्टर को करेक्टर बाय करेक्टर ये मैच करता जाता है। कंपैरिजन कब स्टॉप होता है, या तो आप स्ट्रिंग के एंड पे पहुंच गए हैं, है ना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर करेक्टर मैच नहीं हो रहा है तब आप रुकते हैं। नॉन ज़ीरो वैल्यू कब रिटर्न होगी, जब मिसमैच होगा, यानी कि पहली स्ट्रिंग दूसरी से नहीं होगी, और वो क्या होगा, दोनों की स्काई वैल्यू का डिफरेंस होगा, ठीक है। यानी कि ये मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। अब दूसरी क्या होती है, strcmp फंक्शन। strcmp मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है strcmp फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, ये होता है strcpy फंक्शन, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है strcpy str1, str2, यानी कि ये कॉपी करता है str2 को str1 में, यानी कि str2 तो सोर्स स्ट्रिंग है, str1 डेस्टिनेशन, यानी कि str1 में जो भी लिखा है वो किस में कॉपी हो जाएगा, जो str2 में जो भी लिखा है वो कॉपी हो जाएगा str1 में, ठीक है। अब होता है strrev फंक्शन, ये जो है रिवर्स करने के लिए यूज़ होती है। आपकी जो भी स्ट्रिंग होती है, सपोज लिखा है हेलो, तो इसका रिवर्स करके देगी ये आपको, ठीक है। उसके बाद होती है strcat फंक्शन। ये फंक्शन जो है कॉन्केटिनेट करता है टू स्ट्रिंग को। अगर पहली स्ट्रिंग हेलो है, सेकंड स्ट्रिंग वर्ड है, तो कॉन्केटिनेशन के बाद आपको हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। अगर strcat ये लिखा हुआ है तो जो स्ट्रिंग 2 है वो कॉन्केटिनेट हो जाएगी पहले वाले स्ट्रिंग के एंड में। जो नल कैरेक्टर होता है पहले स्ट्रिंग का, उसे रिमूव कर दिया जाता है और उसके एंड में ये लिख दी जाती है। सपोज़ आप जब स्टोर करते हो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में नल कैरेक्टर तो आता ही और इसमें लिखा है mi, तो इसको रिमूव करके इसके आगे ये जुड़ जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन और ये अगर सपोज 3.5 नंबर में या 4 मतलब स्मॉल में आता है 2 या 7, तो आप इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देना कि str लेंथ क्या होता है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ये कॉपी करने के लिए ये आता है, ठीक है। लेकिन अगर आता है 7 मार्क्स में तो आपको इसके साथ एक प्रोग्राम लिखना होगा कि strlen फंक्शन को एक्सप्लेन करो, तो ये भी लिख देना और साथ में प्रोग्राम में आपको करा रही है वो प्रोग्राम लिखना। तो आपने #include studio.h और string.h लिखा क्योंकि आपको फंक्शन यूज़ करना था। आपने एक एरे डिक्लेयर की जिसका साइज़ है 20 कैर टाइप की। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेंथ, जिसमें लेंथ इनपुट होगा। आपने एक एंटर करी स्ट्रिंग, सपोज आपने स्ट्रिंग एंटर की हेलो वर्ड HELLOWORLD, लास्ट में ऑटोमेटिकली नल लग जाएगा, लेकिन ये सिर्फ क्या कैलकुलेट करेगा और आपने कैसे लिया, गेट फंक्शन के थ्रू आपने स्ट्रिंग इनपुट ले ली, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन स्पेस नहीं ले सकता, उस स्पेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है गेट फंक्शन, ठीक है। जब आपने स्टोर करी तो एरे में ऐसे स्टोर हो गई, सपोज स्पेस WORLD और लास्ट में बैकस्लैश आपका क्या आ गया, ओ, यानी कि नल कैरेक्टर आ गया। अब ये जो काउंट करेगा strlen फंक्शन, इसमें strlen के अंदर आप सिर्फ क्या दे दोगे, एरे का नाम, तो ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको नहीं काउंट करेगा और लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। देखो आपने एरे एंटर करी हेलो वर्ड को जब आपने एंटर करा तो उसने काउंट करके आपको 11 इनपुट प्रोवाइड कर दिया, यानी कि एज एन आउटपुट, इंसेंस ऐसे बोल सकते हैं, एज एन आउटपुट आपको 11 प्रोवाइड कर दिया, लेंथ फाइंड आउट कर दी। अब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आपने पहले दो एक एरे डिक्लेयर करे str1 str2, उनका साइज 10 रखा, उन्हें किस तरह का डिक्लेयर किया, कैट टाइप का। आपने पहली स्ट्रिंग का एक मैसेज लिखा एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग और गेट फंक्शन के थ्रू आपने इनपुट ले लिया। फिर आपने दूसरी स्ट्रिंग का मैसेज आया एंटर द सेकंड स्ट्रिंग और गेट फंक्शन के थ्रू इनपुट ले लिया। आपने कंपेयर किया पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से strcmp फंक्शन str1, str2। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम हैं तो क्या रिटर्न हो जाएगा, टेम्प्ट में 0, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है तो कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू, कुछ भी इन दोनों का स्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न होगा। सपोज पहली स्ट्रिंग है HE और दूसरी स्ट्रिंग है MO, या पहले HO, तो ये वाले कैरेक्टर इसकी तरह सेम है पर ये इससे सेम नहीं है, तो इसकी जो स्काई वैल्यू होगी, सपोज 20 है, इसकी वैल्यू है 22, तो 20 - 22 - 2 या कुछ भी कैसे भी डिवाइड होगे तो, पर वो ज़ीरो वैल्यू तो नहीं है तो नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होगी। अगर सेम होगी तो टेम्प्ट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि स्ट्रिंग आर सेम। अगर डिफरेंस होगी तो स्ट्रिंग आर नॉट सेम। जैसे पहला आपने लिखा हेलो WORLF और यहाँ पे लिखा है D, तो लास्ट वर्ड सेम नहीं है तो क्या आउटपुट आ गया, स्ट्रिंग आर नॉट सेम।
अगला आता है अगर एक स्ट्रिंग को आपको दूसरी स्ट्रिंग में क्या करना है, कॉपी करना है, तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, आपने दो ये लिखा स्टूडियो डॉट एच ताकि आप प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ कर सकें, और स्ट्रिंग डॉट एच आप ताकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो भी फंक्शन है उनको यूज़ कर सकें। आपने दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किए str1 और str2 कैट टाइप की। पहली स्ट्रिंग इनपुट कराई गेट फंक्शन के थ्रू, दूसरी स्ट्रिंग इनपुट कराई और str2 में जो भी लिखी हुई है उसे कॉपी किस में कर दिया, str1 में। अब देखो पहली स्ट्रिंग क्या थी, हेलो वर्ड, दूसरी थी world1। तो इसके बाद क्या है, दोनों स्ट्रिंग क्या हो गई, world1, यानी कि जो सेकंड होती है वो तो सोर्स होती है, सेकंड आर्ग्यूमेंट, और पहले वाले में जाके डेस्टिनेशन में वो ऐड हो जाता है। अगला आता है आपका कॉन्केटिनेट करना, यानी कि एक स्ट्रिंग के आगे दूसरी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना। तो पहले आपने क्या करा, स्ट्रिंग डॉट एच और स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करी, दो string1 और string2 करेक्टर टाइप की एरे डिक्लेयर करी, आपने एक मैसेज प्रिंट करा एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से, और स्कैनफ फंक्शन, देखो आप अगर विदाउट स्पेस ले रहे हो, है ना, सिंपल, तो आप क्या कर सकते हो, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, और आप विद स्पेस ले रहे हो तो आप स्कैनफ फंक्शन का यूज़ ना करो। तो आपने स्कैनफ फंक्शन के थ्रू दोनों, एक आप चाहे गेट फंक्शन यूज़ कर लो, आप चाहे यहाँ पे गेट str1 और गेट str2 यूज़ कर लेना, कोई गलत नहीं है, दोनों सेम है। बस स्कैनफ फंक्शन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्पेस नहीं लेता है। अगर स्कैनफ फंक्शन यूज़ करो तो उसके अंदर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करोगे, वो क्या है, %s। ठीक है, फिर आपने strcat str1 str2, यानी कि str2 जो है str1 स्ट्रिंग के आगे कंकेटिनेट हो जाएगी, यानी कि अगर हेलो लिखा है पहली में और दूसरी में बाय, तो इसके बाद जो पहली वाली स्ट्रिंग है वो हेलो बाय हो जाएगी और दूसरी वाली बाय ही रहेगी, और दोनों स्ट्रिंग को आप क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। प्रिंट करने के लिए तो आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। अगर आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हो तो आपने पहली स्ट्रिंग ली हेलो, दूसरी ली बाय, तो हेलो बाय और दूसरी बाय। ठीक है, इसके बाद आपको चेक करना है कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम मतलब जैसे सपोज एक स्ट्रिंग है हेलो, इसका रिवर्स होता है LLEH, तो क्या ये इसके सेम है, नहीं। लेकिन जिस स्ट्रिंग को रिवर्स करने पे भी, जैसे सपोज लिखा HIH, इसको रिवर्स करने पे भी HIH होगा। जो स्ट्रिंग रिवर्स करने के बाद भी सेम रहती है उसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। ठीक है, आपने दो डिक्लेयर करे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, उसके बाद आपने दो एरे ली, एक तरह से ए और बी कैट टाइप की। पहले आपने एंटर करी एक स्ट्रिंग चेक करने के लिए इट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट, तो आपने एक स्ट्रिंग इनपुट करा ली स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, चाहे आप गेट फंक्शन यूज़ कर लो। अगर स्कैनफ करो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने का पड़ेगा, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %s, और आपने ए लिख दिया। ठीक है, इसमें आपको कोई वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपने कॉपी करी, यानी कि जो ए में है वो कॉपी किस में हो गई, बी में कॉपी हो गई, यानी कि जो ए में लिखा हुआ है वही बी में भी आ गया। अब ए में क्या है, हेलो, और बी में क्या है, उसमें भी क्या है, HELLO, दोनों में क्या है, सेम आ गया। अब बी को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि OLLEH। ठीक है, फिर आपने कंपेयर किया दोनों को, strcmp A, B, यानी क्या ए और बी सेम है, अगर सेम होते तो वो 0 रिटर्न करते, अगर वो 0 रिटर्न करते यानी कि वो दोनों स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है, नहीं तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब देखो सपोज मैंने लिया HIH, वो है ए में, उसे मैंने बी में किया HIH, अब बी को मैंने रिवर्स किया तो वो भी HIH हुआ। अब मैंने ए को बी से कंपेयर किया, मेरी हर एक कैरेक्टर सेम था, तो कंपेयर करने पे 0 आ जाएगी, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, पैलिंड्रोम, वरना तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।